नमस्कार मित्रों, द नेशनलिस्ट व्यू के इस ताज़ा अंक में आपका स्वागत है। हरियाणा और जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनावों के परिणाम आ चुके हैं। आप जानते हैं कि हरियाणा में बीजेपी ने रिकॉर्ड तीसरी बार सरकार बनाई है। कई लोगों के लिए ये बड़े अप्रत्याशित अप्रत्याशित परिणाम थे। और जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को बहुमत मिला है। कांग्रेस हालांकि सिर्फ आधा दर्जन सीटों पर ही जीत पाई है। उसने लगभग 35 या 37 सीटों पर चुनाव लड़ा था। और बीजेपी जम्मू कश्मीर के अंदर 29 सीटें, जो अभी तक के आंकड़े हैं, जीत पाई है। तो सबसे पहले हरियाणा पे बात करेंगे यहाँ, लेकिन मैं एक आपको जानकारी दे देता हूँ कि 22 सितंबर को हम लोगों ने एक चर्चा रिकॉर्ड की थी, जिसमें हमने ये बात कही थी कि हरियाणा के अंदर चुनाव की तस्वीर बदल रही है। और मनोज वर्मा जी ने बिल्कुल सटीक आकलन उस समय किया था। उसके बाद हालांकि हम उसका लिंक भी आपके साथ शेयर कर लेंगे। और शायद हम लोग अकेले ऐसे यूट्यूब चैनल थे, जिसे आप कह सकते हैं, कि जिसमें ये था कि बीजेपी के लिए के पक्ष में धीरे धीरे जो है माहौल बन रहा है। और वहां पर सत्ता जो है वो बीजेपी रिटेन कर सकती है। बहरहाल आज चुनाव परिणाम आ गए हैं। तो मनोज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है आपका। और मनोज वर्मा जी हमारे साथ हैं। मनोज जी वरिष्ठ पत्रकार हैं और लगभग 3 दशक से भी अधिक समय से देश में पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कई वरिष्ठ संपादकीय पदों पर रह चुके हैं और उनके साथ चर्चा करेंगे। तो मनोज जी, हरियाणा के चुनाव परिणामों को आप कैसे देखते हैं? अरुण जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और जाहिर सी बात है कि आपने जिस बात से शुरुआत की, मैं उसी से ही शुरुआत करूंगा कि जब हम लोगों ने कार्यक्रम ये किया था तो कुछ महत्वपूर्ण बातें उस दिन कही थी। और शायद लोगों को भरोसा नहीं होगा क्योंकि हमने ईमानदारी के साथ कांग्रेस और बीजेपी का विश्लेषण किया था। मैंने ये बात कही थी कि देखिए, भूपेंद्र हुड्डा जी की जो मनमानी है टिकट वितरण में, वो कांग्रेस को भारी पड़ सकती है और कांग्रेस को भारी पड़ी। हमने ये भी कहा था कि शैलजा के साथ भूपेंद्र हुड्डा के जो मतभेद हैं, जो नाराजगी है, वो कांग्रेस को भारी पड़ सकती है और कांग्रेस को भारी पड़ी। हमने ये भी कहा था कि कांग्रेस के अंदर घमासान है, बीजेपी के अंदर भी नाराजगी है, लेकिन बीजेपी की नाराजगी को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने स्वयंसेवकों के माध्यम से जमीन पर संभाल सकता है और उसके परिणाम को हमने बदलते हुए देखा है। तो ये तीन महत्वपूर्ण बातें बिल्कुल सही साबित हमारी हुई कि कुमारी शैलजा के साथ भूपेंद्र हुड्डा की नाराजगी कांग्रेस को भारी पड़ी। टिकटों के बंटवारे में हुड्डा परिवार की मनमानी कांग्रेस को भारी पड़ी। और बीजेपी के भीतर जो संघ का जो कार्यशैली है, उसके चलते बीजेपी ने अपनी खामियों को, अपनी कमियों को काफी हद तक दूर कर लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेतृत्व और नायाब सैनी का नया नेतृत्व, इन दोनों ने भी बीजेपी को एक नई ताकत देने का काम किया। तो मैं ये मानता हूं कि पहली नजर में तो बीजेपी ने एक हारी हुई बाजी को जीतने का, पलटने का काम कैसे किया जाता है, ये करके दिखाया है। जिस चीज को कांग्रेस ये मान रही थी कि 60 सीटें, 65 सीटें मिलेंगी, लेकिन बीजेपी के अंदर एक विश्वास था कि पार्टी को लगता था कि 35 सीटें ऐसी हैं जिस पर बीजेपी मजबूत स्थिति में है, 15 सीटें ऐसी थी जिस पर क्लोज फाइट थी। और जाहिर तौर पे बीजेपी ने अपने कैडर के बल पर, अपने अपने विकास कार्यों के बल पर उसको, हार को जीत में तब्दील करके कांग्रेस को एक बड़ा झटका देने का काम किया है। और कांग्रेस, जिसे लगता था कि हम हरियाणा आराम से जीत लेंगे, उसे तीसरी बार हार का मुंह देखना पड़ा। अरुण जी, अ, यहाँ एक प्रश्न ये उठता है कि मुझे ये लगता है, मनोज जी आप इस पर टिप्पणी करें, कि हरियाणा में इस बार के जो चुनाव परिणाम है वो भाजपा से ज्यादा हरियाणा के लिए सुखद हैं। और इस दृष्टि से सुखद है कि वहां पर हमेशा एक जाट वर्सेस गैर जाट, ये एक राजनीति जो है वो चलती रही, जिसकी वजह से समाज में एक फॉल्ट लाइन वहां पर जो है वो क्रिएट होती थी। पॉलिटिकल पार्टीज अपने फायदे के लिए, खासकर हमने देखा कि विपक्ष जो है वो जातिगत गणना, जनगणना का मुद्दा हो या दूसरे इस तरीके के मुद्दे हों, उन्हें लोकसभा चुनाव में इसका फायदा हुआ। तो इस बार भी वो इस चीज को काफी उठा रहे थे। लेकिन इस बार बीजेपी को जो एक कॉमन परसेप्शन बना है कि गैर जाट वोटों का ध्रुवीकरण हो गया और इस वजह से बीजेपी जीत गई, मेरा थोड़ा सा इस पे अलग मत है। आप इस पे फिर टिप्पणी करें। कि मुझे लगता है कि बीजेपी जो है उसको सभी वर्गों के वोट मिले हैं। उसको दलितों का मिला है, जी, ओबीसी का मिला, और जाटों में भी उसने जाट बेल्ट की कई सीटें जीती। जैसे सोनीपत पूरी एक जाट बेल्ट है, और 30-35 के करीब जाट डोमिनेशन वाली सीटें हैं, जहाँ पे जाट मतदाताओं का प्रभाव है। उन सीटों में से आधी लगभग सीटें बीजेपी जीती है। तो
ये क्या हरियाणा में, मैं एक बड़ा सवाल ये उठा रहा हूँ कि क्या आपको लगता है कि ये फाइनली हरियाणा के अंदर एक जातिवादी राजनीति का अंत है, और क्या इसके संकेत राष्ट्रीय राजनीति पे विपक्षी दलों के लिए भी हैं जो जाति आधारित राजनीति करने का प्रयास कर रहे हैं? अरुण जी, आपने ये बहुत अहम मुद्दा उठाया और 22 तारीख को जो हम लोगों ने चर्चा की थी, 22 सितंबर को, तो उसमें इस जाट फैक्टर पे भी बात हमने की थी और हमने ये कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के बारे में कांग्रेस पार्टी जो मुद्दा बना रही है या जिस तरह का परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश की कि बीजेपी जाट विरोधी है, बीजेपी ने इस बार भी 16 टिकटें जाटों को दी हैं। ये इस बात का प्रमाण है कि बीजेपी ने समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर इस चुनाव में चलने की कोशिश की। अगर ओबीसी की बात की जाए तो नायब सैनी उसके मुख्यमंत्री हैं वहां पर, साथ में दलितों को भी पार्टी ने टिकट दिया और जाटों को भी 16 सीटें दी। और इसी का परिणाम है कि हम देख रहे हैं इस चुनाव परिणाम में, जो चुनाव परिणाम सामने आए हैं उसमें 10 से अधिक बीजेपी के जाट उम्मीदवारों ने जीत हासिल की है, जो इस बात का प्रमाण है कि भारतीय जनता पार्टी को जाटों का भी एक बहुत बड़ा समर्थन इस विधानसभा चुनाव में मिला है। और कांग्रेस पार्टी की यह रणनीति उल्टी पड़ी कि बीजेपी जाट विरोधी है। उल्टा कांग्रेस को इसका नुकसान यह हुआ कि जिस तरह से कांग्रेस ने अति जाटवाद की राजनीति हरियाणा में करने की कोशिश की, उससे गैर जाटवाद का मुद्दा अपने आप इस बार स्वाभाविक रूप से बन गया। लोगों को लगा कि भूपेंद्र हुड्डा और उनका परिवार जिस प्रकार से जाट अति जाटवाद कर रहा है हरियाणा में, वो हरियाणा के लिए ठीक नहीं है। जबकि भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी समाज, दलित समाज और जो अपर कास्ट दूसरी जातियां हैं सभी को प्रतिनिधित्व अपने टिकट वितरण में दिया और उसका फायदा ही भारतीय जनता पार्टी को इस चुनाव में मिला। और जब अरुण जी हम जाटों की बात करते हैं तो हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हरियाणा में एक राजनीति और हुई, वो किसानों के नाम पर राजनीति कांग्रेस पार्टी ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से करने की कोशिश की। किसान यूनियन के कई गुटों ने यह राजनीति करने की कोशिश की, हरियाणा में किसानों को भड़काने की कोशिश की गई और ऐसा माहौल बनाया गया जैसे हरियाणा का किसान दिल्ली के खिलाफ है, हरियाणा का किसान दिल्ली के विरोध में खड़ा है। इस चुनाव परिणाम ने यह भी साबित कर दिया कि किसानों के नाम पे जो लोग राजनीति कर रहे थे, हरियाणा के जनादेश ने उनको भी एक तरह से सबक सिखाने का काम किया है कि आप बॉर्डर बंद कर कर, घेरेबंदी कर कर किसानों के नाम पर राजनीति मत कीजिए। ये हरियाणा के इस जनादेश का भी संदेश है। तो मैं ये मानता हूं बात चाहे जाट राजनीति की हो या किसान राजनीति की, किसानों के मुद्दे पर कांग्रेस को उल्टा हरियाणा में भारी कीमत चुकानी पड़ी है, अगर मैं इस हरियाणा के जनादेश की बात करूं। एक मुद्दा पहलवानों का भी उठाया गया, और हरियाणा से चूंकि काफी पहलवान आते हैं, विनेश जी। फोगाट वो कांग्रेस की टिकट पर जुलाना से चुनाव लड़ी, चुनाव जीती। और इससे लगता है कि कुछ मुद्दे का शायद रेजोनेंस था। लेकिन ओवरऑल आप कैसे देखते हैं कि, क्योंकि जैसे आपने बताया कि किसानों वाला जो मुद्दा एक उठाने का प्रयास किया गया, जाट विरोधी भाजपा को साबित करने का प्रयास किया गया, इसी तरीके से भाजपा को एक पहलवान विरोधी या स्पोर्ट्स पर्सन विरोधी भी जो है वो साबित करने का प्रयास किया गया। तो जबकि योगेश्वर जी। दत्त जो खुद ओलंपियन है, तो उन्होंने बीजेपी में उन्होंने इस बात का खंडन भी किया। उन्होंने कहा कि अकेले विनेश फोगाट ही नहीं है, बहुत सारे वहां पर पहलवान हैं, लाखों की तादाद में, हजारों की तादाद में स्पोर्ट्स पर्सन हैं। हरियाणा स्पोर्ट्स के लिए जाना जाता है। तो ऐसा नहीं है कि वो उसको रिप्रेजेंट करती है, और एक राजनीति करने की कोशिश की गई। तो ये जो पहलवानों के नाम पे या स्पोर्ट्स पर्सन के नाम पे जो राजनीति करने की कोशिश की गई, उनके लिए क्या संदेश है? देखिए, विनेश फोगाट की जहां तक बात है, वो जिस तरह चुनाव लड़ी और जैसे जीती हैं, वो सबके सामने वो परिणाम है। वो चुनाव जीत गई, उनके उन्हें बहुत बहुत बधाई चुनाव जीतने की। लेकिन विनेश फोगाट ने और उनके समर्थकों ने जिस तरह से एक माहौल बनाने की कोशिश की थी कि महिला विरोधी, एक तरह से वो माहौल बनाने की कोशिश की गई थी, पहलवान विरोधी, यानी पहलवानों को भी जाट समाज से, किसान समाज से जोड़कर राजनीति करने की कोशिश की गई थी। मैं ये मानता हूं कि जिस प्रकार से कांग्रेस ने और खास तौर से हुड्डा परिवार ने राजनीति जाटों के नाम पर, किसानों के नाम पर हरियाणा में इस विधानसभा चुनाव के आसपास या चुनाव के दौरान करने की कोशिश की है, तो जो गैर जाट समाज है, वो चाहे ओबीसी हो, दलित समाज हो या दूसरी जातियां हो, उनको, महिलाओं को यह लगा कि क्या कहीं वो वाला दौर दोबारा तो वापस नहीं आ जाएगा लौटकर। और मुझे लगता है कि महिलाओं के एक बहुत बड़े वर्ग ने, जो दलित समाज से हो, ओबीसी समाज से हो, उन्होंने बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी को इस चुनाव में वोट दिया है। तो जहां तक विनेश फोगाट की बात है, तो उनके चलते
कांग्रेस ने जो एक माहौल बनाने की भाजपा विरोधी की भाजपा महिला विरोधी है, उसकी भी मैं कहूंगा एक तरह से इस विधानसभा चुनाव में हार हुई है। कांग्रेस को उल्टा इस मुद्दे पर भी मुंह की खानी पड़ी। और जहां तक मेरी जानकारी है, जो जाट जो समुदाय है उसमें भी बड़ी संख्या में महिलाओं ने वोट दिया है बीजेपी को। ये स्पेसिफिक ग्राउंड लेवल से जानकारी है। जी। और बीजेपी ने अच्छा परफॉर्म किया है जाट प्रभुत्व वाली सीटों पर, तो उसमें एक बहुत बड़ा योगदान उन महिलाओं का भी है। और क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है, एक तो वो, और दूसरा एक मुद्दा जिसके ऊपर असल में बहुत ज्यादा चर्चा नहीं हुई, लेकिन मुझे लगता है कि जो मेरी लगातार ग्राउंड लेवल पे बात हो रही थी, जो हमने 22 सितंबर को भी चर्चा की थी, तो जो हमारा मेरा ये कहना था और हम लोगों का ये मत था कि तस्वीर बदल सकती है। एक कारण ये था कि पहली बार 10 साल में हरियाणा में सरकारी नौकरियों में बिना भ्रष्टाचार के, बिना सिफारिश के, यानी बिना पर्ची और खर्ची के जो है, वो लोगों को नौकरियां मिली। और ये एक, मतलब जैसे हरियाणा के लिए तो ये एक अप्रत्याशित चीज थी। और इसका खासकर जाट समुदाय के, जो सभी समुदायों को इसमें लाभ हुआ, पर जो जाट बेल्ट में बीजेपी ने डेंट किया है, उसका भी एक बहुत बड़ा कारण है। और ये एक ओवरऑल जो पॉजिटिव माहौल बीजेपी के लिए बना, बिना पर्ची बिना खर्ची के सरकारी नौकरियां ट्रांसपेरेंसी के साथ मिलना, इस पे ज्यादा चर्चा नहीं हुई। पर आपको क्या लगता है ये मुद्दा कितना महत्वपूर्ण रहा? देखिए अरुण जी, इस मुद्दे ने मैं कहूंगा कि आम आदमी को छूने का काम किया है। अगर भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में आज चुनाव जीती है तो उसमें इस मुद्दे का, कि ईमानदारी के साथ, मैं ईमानदारी शब्द इसलिए कह रहा हूं कि अगर मान लीजिए किसी काम में किसी को बगैर भ्रष्टाचार की नौकरी आज की तारीख में मिल रही है तो एक बहुत बड़ी बात है। और हरियाणा में ऐसा हुआ है। एक सामान्य आदमी को अगर सरकारी नौकरी बगैर किसी सिफारिश के, उसकी योग्यता के आधार पर मिल रही है, बगैर किसी भेदभाव के, तो मुझे लगता है एक बहुत बड़ा मुद्दा था जिसे शायद कांग्रेस पार्टी समझ नहीं पाई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को इस बात का एहसास था। इसलिए बीजेपी ने पूरे चुनाव के दौरान जनता को यह बात याद दिलाने की कोशिश की कि पहली बार पिछले 10 सालों में ऐसा हुआ है कि बिना किसी जाति भेदभाव के, बिना किसी सिफारिश के, बिना किसी भ्रष्टाचार के, एक समान आदमी को, एक समान महिला को नौकरी हरियाणा में देने का काम किसी सरकार ने किया है तो वो पिछले 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। और मुझे लगता है कि इस मुद्दे ने गांव में, शहरों में समान रूप से लोगों को खासा प्रभावित किया। लोगों को यह भी लगा कि जिस प्रकार से 10 सालों में शासन मिला है, विकास के काम हुए हैं, और जिस प्रकार से एक नेतृत्व, भय मुक्त समाज का नेतृत्व मिला है, उसने भी कहीं ना कहीं महिलाओं को और जो सामान्य वर्ग है, आम आदमी है, उसको प्रभावित करने का इस चुनाव में काम किया है। क्योंकि पहले पूर्व में देखने में यह आता था कि दबंग किस्म के लोग हरियाणा की सत्ता पर काबिज होकर मनमाने ढंग से लोगों को नौकरी देने का और लेने का काम किया करते थे। एक तबादला उद्योग हरियाणा में चला करता था। लेकिन पिछले 10 सालों में जिस तरह से सुशासन देखने में आया, उसे जनता ने खुद महसूस किया है और ये जनादेश में साफ तौर पे देखने को मिला। एक, आज हम थोड़े से मुद्दों पे चर्चा करेंगे कि जो टीवी डिबेट्स में नहीं उठाए गए हैं। जी। तो क्योंकि टीवी डिबेट में तो बहुत सारे मुद्दे उठाए गए हैं, लेकिन कई ऐसे मुद्दे जो अनटच्ड रह गए। तो एक मुद्दा उसमें ये है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की, आपको क्या लगता है कि इसमें इस पूरी जो चुनाव परिणाम आए हैं, क्योंकि वो तो बड़ा क्वाइटली काम करते हैं, पर्दे के पीछे से काम करते हैं, बिना किसी रिकॉग्निशन और उसके काम करते हैं। और मुझे लगता है कि जून 2024 के जो चुनाव थे लोकसभा के, और इस बार के जो चुनाव थे, जितनी मेरी जानकारी है, तो इस बार तो ये भी इवन कहा जा रहा है कि मतलब एक बड़ा वेल कोऑर्डिनेटेड एफर्ट था और संघ एक बड़ा सक्रिय भूमिका निभा रहा था। तो संघ की, आपको लगता है इस टर्न अराउंड में, बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि असल में चूंकि जी। संघ की ग्राउंड पे पकड़ है। और देखिए, ये बात तथ्य है कि आज से 3-4 महीने पहले की जो स्थिति थी, तो बीजेपी के लिए दहाई का आंकड़ा पार करना भी संघर्ष का था, जो इंटरनल सर्वेज और रिपोर्ट्स आ रही थी। ऐसा नहीं है कि, तो ये जो पूरी परिस्थितियां बदली है, ग्राउंड लेवल पे बड़ा फिनोमिनल काम हुआ है। तो ये टर्न अराउंड में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, आरएसएस के लोगों की क्या भूमिका है? देखिए अरुण जी, जहां तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात है तो मैंने 22 सितंबर को जो हमने चर्चा की थी तो इसमें संक्षिप्त चर्चा की थी कि बीजेपी में घमासान है, नाराजगी है, टिकट वितरण को लेकर नाराजगी बीजेपी में थी। और इस बात को पार्टी का शीर्ष नेतृत्व भी जानता है कि टिकट वितरण में कुछ नाराजगी पैदा हुई।
लेकिन जहां तक हम लोगों ने बात की थी और वो बात सही भी साबित हुई कि उस नाराजगी को दूर करने का काम भाजपा और सरकार के बीच, कार्यकर्ता के बीच समन्वय का काम, जो भाई हैं, जो सरकार के हैं, सामाजिक समरसता का मुद्दा है, जी मनोज जी। उसको घर घर मनोज जी, आपकी आवाज थोड़ी सी ब्रेक कर रही है। काम मैं कहूंगा इस जी बार जी। आप राष्ट्रीय बोलिए। स्वयंसेवक संघ भी कह रहा हूं, क्योंकि सवाल, जी जी जी, जी, नहीं वो बीच में थोड़ा आवाज आपकी ब्रेक कर सवाल रही है। हरियाणा में, जी जी। जी अरुण जी, जी जी, बोलिए बोलिए, हाँ जी। मेरा मेरा स्पष्ट मानना है कि हरियाणा में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो भूमिका इस बार देखने को मिली वो बहुत ही महत्वपूर्ण मैं कह सकता हूं इस चुनाव में, क्योंकि 22 सितंबर को भी हमने चर्चा की थी और उस चर्चा में ये कहा था, इस बात को माना था कि बीजेपी में भी घमासान है, बीजेपी में भी नाराजगी है, लेकिन बीजेपी के लिए अच्छी बात यह है कि उस नाराजगी को संभालने का काम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ करता है और पर्दे के पीछे रहकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने इस मुद्दे को संभाला भी, मुद्दों को भी संभाला, मुद्दों को जनता तक भी पहुंचाने का काम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं ने, स्वयंसेवकों ने किया। ये छुपी हुई बात नहीं है, संघ ने अपना दायित्व जो राजनीतिक रूप से होता है उसको निभाया। और इसके पीछे अरुण जी केवल बीजेपी को जिताने की का ही भाव मैं नहीं मानता हूं, पीछे हरियाणा में सामाजिक समरसता की राजनीति हो, समाज सामाजिक समरसता के आधार पर चले, ये मुझे लगता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक प्रथम ये इस प्रकार का मुद्दा रहा कि समाज में राजनीति करो, कांग्रेस को राजनीति करनी है कांग्रेस करे, बीजेपी को राजनीति करनी है बीजेपी करे, लेकिन राजनीति हो वो सामाजिक समरस के आधार पर हो, जातिवाद के आधार पर नहीं हो। और मुझे ये देखने, जी, आपकी आवाज थोड़ी सी कट रही है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने समानता हूं तो शुरू में नाराज थे, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी जी जी। मैं ऐसे जाट परिवारों को जानता हूं जहां संघ के बड़े जो प्रचारक थे उन्होंने संपर्क किया, उनकी बातों को जानने की कोशिश की, उस भाव को समझने की कोशिश की और उन मुद्दों को संभालने की कोशिश की जिसके चलते बीजेपी और जाट समाज के बीच, किसानों के बीच एक समन्वय बने, ओबीसी समाज हो, दलित समाज हो, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने एक समन्वय बनाने की कोशिश की। मुझे कांग्रेस के एक बड़े नेता आज बता रहे थे चुनाव परिणाम के बाद कि भाई राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने ओबीसी समाज हो या दलित समाज हो उसके बीच जो काम किया है, भारतीय जनता पार्टी को इस चुनाव में उसका लाभ मिला है। तो मैं ये इस आधार पर बात कह रहा हूं, बीजेपी के कई शीर्ष नेता नाराज थे, वो शायद पार्टी के शीर्ष नेताओं से बात भी करना नहीं चाह रहे थे, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारकों ने, अधिकारियों ने ऐसा समन्वय का वातावरण बनाया कि जो भाजपा में हमें घमासान अधिक दिखाई दे रहा था वो चुनाव आते आते, मतदान आते आते कम हुआ और सबने मिलकर चुनाव लड़ने का तय किया कि भाई बीजेपी की सरकार लानी है, वो हरियाणा के विकास के हित में भी है, हरियाणा की समरसता की राजनीति के हित में भी है। तो मैं ये मानता हूं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो भूमिका इस बार विधानसभा चुनाव में रही वो बहुत महत्वपूर्ण रही है। एक अंतिम प्रश्न हरियाणा पे बस है और फिर जम्मू कश्मीर पे करेंगे चर्चा की। हमने 22 सितंबर की चर्चा में भी इस विषय में बात की थी कि क्या कांग्रेस आत्मविश्वास का जो है, अति आत्मविश्वास का जो है वो उसे खामियाजा भुगतना पड़ा, और दूसरा कि इसी अति आत्मविश्वास के कारण जो इन फाइटिंग थी कुमारी शैलजा वर्सेस हुड्डा, और इधर रणदीप सिंह सुरजेवाला जैसे वो कैथल में 4 सीटों को देख रहे थे, और उनका आज बयान भी आया जिसमें उन्होंने कहा कि 3 सीटें हमने जीती हैं, पुंडरी की सीट पे भी अगर हमारे हिसाब से टिकट दे देते तो हम पुंडरी की सीट भी जीत लेते। और मैं वैसे दर्शकों को बता दूं, पुंडरी की सीट एक ऐसी सीट है जो बीजेपी आज तक नहीं जीती थी, लेकिन इस बार बीजेपी ने वो सीट जीती है, और उस सीट पर 21% के करीब जो है वो दलित वोट भी है, और एक बड़ी संख्या के अंदर जाट वोट भी है। तो वो एक बेस्ट, जिसको आप बेल वेदर सीट कहते हैं, जिससे पता चलता है कि सभी वर्गों का सपोर्ट मिला। पर एक प्रकार से अप्रत्यक्ष रूप से रणदीप सिंह सुरजेवाला कांग्रेस के टिकट डिस्ट्रीब्यूशन पर सवाल उठा रहे थे। कुमारी शैलजा का भी बयान आया कि हाईकमांड को जो है वो अब देखना चाहिए, बिजनेस एज यूजुअल नहीं चल सकता, ये भी उनका कोट था। वो साइडलाइन भी रही, और बड़ी दलित नेता है हरियाणा की। तो आप क्या मानते हैं कि कांग्रेस से कहाँ कहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे लोग ये मान रहे हैं कि देखिए, कांग्रेस ने जीता हुआ चुनाव हार दिया।
मैं एक बात कह सकता हूं कि कांग्रेस पहले दिन से ये मान के चल रही थी, हुड्डा साहब ये मान के चल रहे थे, और खास तौर से उनके सुपुत्र दीपेंद्र हुड्डा जी ये मान के चल रहे थे कि सरकार तो बन गई, लेकिन सरकार बन गई ये बातें सिर्फ हवा में हो रही थी। जमीन को कांग्रेस ने महसूस करने का काम नहीं किया, समझने की कोशिश नहीं की। कुमारी शैलजा का हुड्डा परिवार के साथ मतभेद और उनकी नाराजगी कांग्रेस को भारी पड़ी है, ये स्वीकार करना चाहिए कांग्रेस के नेताओं को। अब जनादेश आ चुका है। सुरजेवाला साहब अलग नाराज थे। कांग्रेस के कई नेता मुझे बताते हैं, उनसे चर्चा होती है, तो भूपेंद्र हुड्डा जी की जगह उनके सुपुत्र साहब जो हैं दीपेंद्र हुड्डा जी, उनके उनके व्यवहार को लेकर दरअसल बहुत अधिक नाराजगी कांग्रेस के दूसरे नेताओं में देखने को मिली है। खासतौर से जो गैर जाट कांग्रेसी नेता हैं, उनमें खास तौर पर नाराजगी दीपेंद्र हुड्डा को लेकर पहले भी रही है। और यह माना जाता है कि भूपेंद्र हुड्डा जी तो समाज के दूसरे नेताओं को लेकर चलते भी हैं, लेकिन दीपेंद्र हुड्डा साहब जो हैं वो जाट समाज से बाहर नहीं देखते हैं। और दीपेंद्र हुड्डा जी की इसी भूमिका ने जाट वर्सेस गैर जाटवाद का मुद्दा एक बार फिर से हरियाणा में खड़ा कर दिया, और जिसका लाभ बीजेपी को मिला और कांग्रेस को नुकसान हुआ। और ये इसलिए हुआ क्योंकि कांग्रेस को, खास तौर से भूपेंद्र हुड्डा परिवार को, यह लगता था कि हम तो चुनाव जीत गए, बीजेपी हार गई और जीत हमारी जेबों में है। लेकिन जमीन पर कांग्रेस का कार्यकर्ता था नहीं, कैडर था नहीं, हवा में कांग्रेस चुनाव लड़ रही थी। और मुझे लगता है कि उसी का ही दुष्परिणाम यह हुआ कि कांग्रेस को एक हार का, तीसरी हार का लगातार हरियाणा में सामना करना पड़ा है। और इस बात का जब मंथन होगा तो कहीं ना कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा परिवार की जो भूमिका टिकट वितरण से लेकर नेताओं के साथ व्यवहार में रही है, कार्यकर्ताओं के साथ व्यवहार में रही है, समाज के दूसरे वर्गों के साथ व्यवहार में रही है, इसका भी चिंतन मंथन कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व जरूर करेगा। बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर में दो तीन की टेक अवेज हैं जिसमें मैं चाहता हूं कि आप कमेंट करें। पहली चीज ये है कि बीजेपी ने जम्मू में अपना जो होल्ड है वो रिटेन रखा है। 2014 में उसको 23 सीटें मिली थी, इस बार 29 सीटें मिली हैं, लेकिन 6 सीटें परिसीमन के बाद यानी डिलिमिटेशन के बाद जम्मू में ऐड हो चुकी हैं। तो कमोबेश उन्होंने 43 सीट्स, 43 सीटें जम्मू में हैं और 47 सीटें, 47 सीट जो है घाटी में है। की टेक अवे ये है, घाटी में बीजेपी खाता का खाता नहीं खुला। और दूसरी चीज ये कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस ने तो वो सरकार तो बनाई, लेकिन कांग्रेस जो है वो, उसका स्ट्राइक रेट बहुत ही लो रहा है। 37 सीटों पे चुनाव लड़ी और 6 सीटें जीती। तो और जो हमने देखा जम्मू संभाग के अंदर, जम्मू में भी जो थोड़ा सा जहां मुस्लिम डोमिनेटेड, जहां मुस्लिम सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन है उनकी, वहां भी बीजेपी चुनाव हारी है। और बीजेपी के जो स्टेट के प्रेसिडेंट हैं रविंद्र रैना, वो भी नौशेरा से चुनाव हार गए। और तो आप इसको जो है वो कैसे देखते हैं, जो है जम्मू कश्मीर के चुनाव परिणाम? देखिए देखिए जहां तक जम्मू कश्मीर के जनादेश का मुद्दा है, मैं इसको यह मानता हूं कि जम्मू कश्मीर में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा, देखिए हार जीत की बात बाद में है, चुनाव होगा तो कोई पार्टी जीतेगी, कोई हारेगा, लेकिन जम्मू कश्मीर की जहां तक बात है तो जम्मू कश्मीर ने लोकतंत्र का संदेश पूरे देश और दुनिया को दिया है। जम्मू कश्मीर के मतदाता ने यह बताया है कि वो कैसे अपने मत का निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव के साथ अपना प्रयोग उसने किया, और एक निर्वाचित सरकार वहां पर चुनी जा रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन को वहां बहुमत मिला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जहां तक बीजेपी की बात है, बीजेपी ने, मैं मानता हूं कि एक प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स, एक राष्ट्र हित में पॉलिटिक्स करने की कोशिश जम्मू कश्मीर में की है। जाहिर सी बात है बीजेपी भी चुनाव जीतना चाहती है, बीजेपी भी जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने की चाहत है, लेकिन बीजेपी ने एक प्रैक्टिकल अप्रोच अपनाई कि जम्मू में अगर बीजेपी मजबूत है तो जम्मू में बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत लगाई, और उसका परिणाम यह हुआ बीजेपी को 29 सीटें जम्मू कश्मीर में मिली। और ये एक अच्छी परफॉर्मेंस मानी जा सकती है। पिछली बार 25 थी, इस बार 29 हुई। तो एक मैं कह सकता हूं कि जम्मू में बीजेपी ने अपने प्रभाव को बनाए रखा है। कश्मीर की स्थितियां दूसरी हैं, इस बात का एहसास बीजेपी को भी था, लेकिन बीजेपी ने एक निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव हो और सभी दल इस चुनाव में भागीदारी करें। मुझे लगता है कहीं ना कहीं केंद्र सरकार का और चुनाव आयोग का इस पे खासा जोर था। और चुनाव, मैं मानता हूं कि जम्मू कश्मीर के चुनाव में इस बार ये चीज देखने को मिली। सबसे ज्यादा निर्दलीय जो उम्मीदवार थे,
अगर मैं कहूं तो उनकी संख्या अच्छी खासी इस बार थी। पिछले चुनाव से काफी ज्यादा संख्या निर्दलीय उम्मीदवारों की थी। छोटे दल हो या राष्ट्रीय दल हो, सबने मिलकर चुनाव लड़ा, और यह भारत के लोकतंत्र के लिए, जम्मू कश्मीर के लोकतंत्र के लिए मैं मानता हूं यह सबसे बड़ी जीत है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार वहां बनेगी, जाहिर तौर पर बीजेपी मुख्य विपक्षी दल होगी, लेकिन जम्मू कश्मीर ने एक संदेश जो दुनिया को दिया है वो दिया है लोकतंत्र का, और ये अपने में मैं सबसे बड़ी जीत मानता हूं भारत के लोकतंत्र की, जम्मू कश्मीर की जनता की। मैं एक अंतिम प्रश्न पूछूंगा जो हरियाणा से भी जुड़ा है और जो जम्मू जी। कश्मीर से भी जुड़ा है। हरियाणा में 3 सीटें ऐसी हैं जो कि जहां पर कि जो मुस्लिम मतदाता हैं वो एक तरीके से डिसाइडिंग पोजीशन में है, या बहुत सिग्निफिकेंट उनका प्रेजेंस है, बहुत महत्वपूर्ण उनकी उपस्थिति है। और वो है नूह, पुनाना और फिरोजपुर जनपद। तीनों जगह पर बीजेपी बुरी तरह से हारी है। और एक सीट पे 99,000 का डिफरेंस रहा है, उसमें बीजेपी सेकंड नंबर पर थी। बाकी की 2 सीटें जिसमें कि बीजेपी तीसरे नंबर पे रही है, एक सीट पे उसे सिर्फ 15,000 वोट मिले हैं और दूसरी सीट पे 5,000 वोट मिले हैं। अब हम शिफ्ट करते हैं घाटी की तरफ, और जम्मू की वो सीटें जहां पर कि मुस्लिम पॉपुलेशन जो है वो थोड़ी सी ज्यादा है। ऑन ग्राउंड जो है सारे मानते हैं कि केंद्र सरकार की कल्याण स्कीमों का बहुत बड़ा लाभ मिल रहा है मुस्लिम समुदाय को। लेकिन एक मुझे जो लगता है कि फायदा लेंगे बीजेपी की सरकारों से, वोट करेंगे बीजेपी के विरोधियों। ये जो मुस्लिम पोलराइजेशन है ये अभी भी स्पष्ट दिख रहा है, जो जम्मू कश्मीर के चुनावों में भी और जो हरियाणा में भी जो है वो हमने जो देखा। तो मतलब ये मुझे लगता है कि ये ट्रेंड है जो है, लोग डिसएग्री कर सकते हैं इससे, पर ये एक कॉमन मुझे लगता है कि ट्रेंड है। जून में भी हमने देखा था 2024 के चुनावों में, एक उसके इलेक्शन के बाद एक ये बड़ी बात आई थी कि बड़ा बीजेपी ने मुस्लिम वोट को कोर्ट करने की कोशिश की कि हमारे लिए डालें। लेकिन तो आप इसको कैसे देखते देखिए, मैं इसे एक ऐसा पहलू देखता हूं कि जिसमें मुस्लिम समाज को ये चिंतन मंथन करना पड़ेगा, कि मुस्लिम समाज को ये समझना पड़ेगा कि समाज के जैसे सभी वर्ग मिलकर साथ चलते हैं और एक सरकार को चुनते हैं जो कल्याणकारी सरकार हो, राष्ट्रहित में सरकार हो, उसमें मुस्लिम समाज को भी उसी प्रकार योगदान देना चाहिए। मैं ये मानता हूं कि अगर मुस्लिम समाज से कहीं ये संदेश जाता है कि बीजेपी को हराने के लिए मुस्लिम समाज लामबंद होकर, मुसलमान लामबंद होकर वोटिंग करेंगे, तो ये एक बार नहीं, अब कई बार ये भ्रम टूट चुका है कि मुस्लिम समाज जिसे चाहेगा सरकार उसकी बनेगी। ऐसा इस देश में अब नहीं होगा। 2014 के बाद से लगातार देश की जनता ने अलग अलग राज्यों में भी ये जनादेश दिया है कि देश में चुनी हुई सरकार, एक निर्वाचित सरकार, सभी समाज के वर्गों से मिलकर बनी सरकार बनेगी। कोई एक धर्म, संप्रदाय, मजहब ये कोशिश करेगा कि वो किसी सरकार को बनने दे, रोक ले, तो मुझे लगता है बीजेपी ने इस बात को साबित कर दिया है, कई बार साबित किया है। अब ये मुस्लिम समाज को सोचना है कि अगर हरियाणा में सरकार बनेगी, उसकी जो विकासकारी, कल्याणकारी योजनाएं होंगी, उसका लाभ हिंदू समाज को भी मिलता है, मुस्लिम समाज को भी मिलता है। और मुस्लिम समाज को मैं इस बात से इसलिए कह रहा हूं कि देश में अगर प्रधानमंत्री आवास योजना में मकानों का आवंटन हुआ तो उसमें एक बड़ी भागीदारी मुस्लिम समाज की है। अगर 5 किलो राशन मिलता है तो वो ऐसा नहीं है कि केवल हिंदू को मिलता, मुसलमान को नहीं मिलता है, तो मुस्लिम समाज को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस योजना का लाभ मिलता है। तो मुझे लगता है कि मुस्लिम समाज को यह सोचने का समय आ गया है, क्यों वो बीजेपी से किस वजह से दूरी लेके चलते हैं। ये सवाल यहां पर इसलिए मैं कर रहा हूं क्योंकि मैं ऐसी भाषा बोलना नहीं चाहता, ना इस पे चर्चा करना चाहता हूं, लेकिन एक कड़वा सच है ये कि अगर देश में मुस्लिम राजनीति करने की कोशिश होगी तो हिंदू राजनीति को भी रोक नहीं पाएंगे। सांप्रदायिक सौहार्द बने, समाज सामाजिक समरसता से चले, इसका दायित्व सभी का है, किसी एक संप्रदाय का, एक धर्म का नहीं है। तो इसलिए जो मुस्लिम नेतृत्व है, मुस्लिम आवाम है, मुसलमान हमारे भाई हैं, उनको भी ये सोचने का समय आ गया है कि भाई हम सबके साथ मिलकर चलें और हम किसी सरकार को उसके कामों से परखें, ना कि धर्म और मजहब की दृष्टि से देखकर
एक हम फोबिया बना लें और एक धारणा पाल लें कि भाई बीजेपी को आने नहीं देना। और ये जो भाव रहा है मुस्लिम समाज में, जो कुछ लोगों ने भर दिया है कि बीजेपी आ जाएगी तो ये नुकसान कर देगी। बीजेपी 2014 से है, मुसलमानों के कौन से अधिकार छीन लिए किसने? लेकिन जो भाजपा विरोधी दल हैं वो मुसलमानों को बीजेपी का डर दिखाते हैं, और इसी भ्रम जाल से मुसलमानों को निकलने की जरूरत है। अरुण जी, बहुत साफ शब्दों में मैं कह रहा हूं, क्योंकि इस देश में सांप्रदायिक राजनीति ना हो, इसकी जिम्मेदारी मुस्लिम समाज की भी है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप तो मुसलमान के नाम पर, इस्लाम के नाम पर लामबंद होकर बीजेपी को हराएं, और आप हिंदू समाज से यह उम्मीद करें कि वो साहब अपने धर्म के बारे में, अपने धर्म के बारे में ना सोचें। मैं समझता हूं ऐसी राजनीति देश में अब नहीं होगी, और 14 के बाद से लगातार एक जनादेश जो आ रहा है वो इस बात का भी संकेत देता है कि इस देश की राजनीति को मजहबी राजनीति से बचाने की जरूरत है। एक अंतिम प्रश्न की बात समाप्त करते हैं। ये जो रिजल्ट्स आए हैं, इससे पहले कांग्रेस काफी अपस्विंग में थी, तो महाराष्ट्र और झारखंड के भी चुनाव होने जा रहे हैं। आपको लगता है कि कांग्रेस की जो बार्गेनिंग पोजीशन है अपने एलाइज के साथ, वो जम्मू कश्मीर में भी खराब परफॉर्मेंस है कांग्रेस का एज सच अपने स्तर पर, और हरियाणा में तो हम जानते ही हैं कि खराब परफॉर्मेंस रहा है। तो महाराष्ट्र में खासकर जो है, और झारखंड में भी जो है, कांग्रेस जो है वो चुनाव लड़ेगी ही। तो ओवरऑल इंडिया अलायंस, वैसे तो इसी पर सवाल है इंडिया अलायंस है कि नहीं, पर आपको क्या लगता है कि कांग्रेस की पोजीशन जो है वीकन होगी, और ये जो इंडिया अलायंस जितना बचा कुचा है ये भी जो है वो इन दो चुनाव परिणामों के चलते निपट जाएगा? देखिए, मुझे लगता है कि लोकसभा चुनाव के जो परिणाम आए थे उसके बाद से कांग्रेस का हौसला बढ़ा था। 100 सीटों को लेकर कांग्रेस को यह लगता था कि वो पूरे विपक्ष का नेतृत्व कर लेगी। लेकिन जिस प्रकार से हाल में इंडिया गठबंधन के भीतर जो कुछ उभर के संकेत आए हैं, उसने कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इंडिया गठबंधन के भीतर, इंडिया अलायंस के भीतर मतभेद पैदा कर दिए हैं। पहले लगता था कि अरविंद केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी हरियाणा में चुनाव नहीं लड़ेगी, कांग्रेस से सौदेबाजी हो रही थी सीटों की, लेकिन बात नहीं बनी और केजरीवाल जी की पार्टी ने हरियाणा में चुनाव लड़ा। और अरुण जी, इस पार्टी की भी चर्चा करना एक लाइन में जरूरी है। हरियाणा में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों की जमानत जब्त हुई है। एक आध सीट को छोड़ दीजिए, अधिकांश सीटों पर, 100% सीटों पर जमानत जब्त हुई है अरविंद केजरीवाल की पार्टी के उम्मीदवारों की। दिल्ली से सटा राज है, दिल्ली में भी फरवरी में चुनाव होने हैं, तो कहीं ना कहीं ये चिंता का सवाल अरविंद केजरीवाल जी के लिए भी है। और जहां तक कांग्रेस पार्टी की बात है, कांग्रेस को हरियाणा में नुकसान उठाना पड़ा। उसकी सरकार बनने की संभावना थी, लेकिन आपसी घमासान के चलते कांग्रेस पार्टी सत्ता से तीसरी बार भी दूर हो गई। जम्मू कश्मीर में देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी को नुकसान हुआ है। पिछली बार उसको जम्मू से जितनी सीटें मिली थी, इस बार उसकी आधी भी नहीं मिली। 6 सीटें मिली हैं, और उसमें भी अगर मार्जिन देखा जाए तो वो भी बहुत कम है। एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि अगर हम लोकसभा चुनाव परिणाम की बात भी करें, उत्तर प्रदेश में अगर कांग्रेस पार्टी को लाभ हुआ तो वो समाजवादी पार्टी के कारण हुआ। अगर जम्मू कश्मीर में कांग्रेस पार्टी को लाभ इस चुनाव में 6 सीटों का हुआ तो वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के कारण हुआ। आप देखिए, कांग्रेस पार्टी जो क्षेत्रीय दल हैं उनके कारण अपनी कहीं ना कहीं जमीन बचाने की कोशिश कर रही है। अब ये समाजवादी पार्टी को, अरविंद केजरीवाल जी को, या जो दूसरे क्षेत्रीय दल हैं, यानी जो उद्धव ठाकरे जी हैं, उनको भी सोचना पड़ेगा महाराष्ट्र में कि भाई कांग्रेस को कितना स्पेस दें। कांग्रेस को क्या हम अपने कंधों पर लेकर खड़ा करें, हम जिताएं? ये उद्धव ठाकरे जी हो, उनकी शिवसेना हो, या तेजस्वी यादव हो, उनको भी बिहार में सोचना पड़ेगा भाई कांग्रेस को हम कितना स्पेस दें। कांग्रेस अपने दम पर बीजेपी का मुकाबला नहीं कर पा रही है, और बात चाहे छत्तीसगढ़ की हो, मध्य प्रदेश की हो, हरियाणा की हो, हर राज्य में आप उठा के देख लीजिए, कांग्रेस पार्टी बीजेपी से मुकाबला नहीं कर पा रही है और उसे हार का सामना करना पड़ता है, या मामूली सीटों से जीतती हुई गिरती पड़ती नजर आती है। लेकिन जहां क्षेत्रीय दलों के साथ कांग्रेस चल रही है, वहां कांग्रेस पार्टी क्षेत्रीय दलों के सहारे अपनी जमीन दोबारा लेने की कोशिश कर रही है। उसमें नुकसान बीजेपी का नहीं है, उसमें समाजवादी पार्टी हुई या तेजस्वी यादव का राष्ट्रीय जनता दल हुआ, उनको चिंता करनी है।
कि क्या कांग्रेस उनकी कीमत पर खड़ी होगी? ये एक बहुत बड़ा सवाल कांग्रेस के सामने भी है और इंडिया अलायंस के जो घटक दल हैं उनके सामने भी है। तो मनोज जी, चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। आप चर्चा के लिए आए और बहुत बहुत धन्यवाद। और जो दर्शकों से आग्रह है, चर्चा आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और जल्दी मिलेंगे एक नए विषय के साथ। मनोज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरुण जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।